नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड को लेकर देश भर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की, वक्फ कानून पर ममता बनर्जी के बड़े ऐलान की, राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोले गए हमले की। बात करेंगे ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर लगाए गंभीर आरोप की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ पार को, साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। कांग्रेस का देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर चार्जशीट का विरोध, कहा मोदी शाह धमका रहे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेआईएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इससे पहले सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। गुजरात के मोडासा में राहुल गांधी का संबोधन, कार्यकर्ताओं से कहा बीजेपी और आरएसएस को हराने के रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज मोडासा जिले के अरावली पहुंचे हैं, जहां पर सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन सूचन अभियान की शुरुआत की। इसके बाद बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर हॉल में जिले के 1200 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा, वर्तमान लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। पूरा देश जानता है अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर हमें देश में आरएसएस और भाजपा को हराना है तो उसका रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी की शुरुआत गुजरात में ही हुई थी। आपने हमें हमारे महानतम नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए, लेकिन हम गुजरात में लंबे समय से हतोत्साहित थे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। सरकार कैसे तय करेगी मैं मुस्लिम हूं या नहीं, वक्फ कानून के खिलाफ सिब्बल ने रखी एससी में दलील। वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले में दायर 70 याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून के बदलाव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैसे फैसला कर सकती है कि कोई मुस्लिम है या नहीं। वक्फ कानून को रद्द करने के पक्ष में दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम में उत्तराधिकारी मृत्यु के बाद मिलता है। कपिल सिब्बल ने नए कानून के उस बदलाव पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। सरकार वक्फ कानून के जरिए पहले भी हस्तक्षेप कर रही है। सिब्बल ने कहा कि धारा 3C के तहत वक्फ के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई सरकारी संपत्ति को अधिनियम के लागू होने के बाद वक्फ नहीं माना जाएगा। बीजेपी सरकार के हटते ही रद्द कर देंगे वक्फ कानून, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, इमामों के साथ हुई बैठक। वक्फ कानून के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक घमासान मचा है। सबसे ज्यादा संग्राम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सीएम ममता आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंची, जहां उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित भी किया। ममता ने कहा कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, जहां हिंसा हुई वहां कांग्रेस की सीट है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि यूपी और बिहार के वीडियो दिखाकर बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है, बीजेपी झूठे वीडियो दिखाकर बदनाम कर रही है। सीएम ने कहा कि बॉर्डर सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है, बंगाल पर बोलना है तो मेरे सामने बोलो। हमने बंगाल को बदनाम करने के लिए फेक मीडिया रिपोर्ट पकड़ी है। मैं सभी इमामों और पुरोहितों का सम्मान करती हूं। हम रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्वास करते हैं। बंगाल में हिंसा भड़काने के लिए बीजेपी की साजिश में मत फंसो। सुप्रीम कोर्ट बोला, भाषा का धर्म नहीं होता। बोर्ड से उर्दू हटाने की याचिका पर कहा, इसे सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के पाटुर नगर परिषद के बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू भाषा के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाषा का धर्म नहीं होता और उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना सच्चाई और भारत की विविधता की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है। ये याचिका पूर्व नगर सेविका वर्षा ताई संजय बागरानी ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नगर परिषद का कार्य केवल मराठी में ही हो सकता है और उर्दू का उपयोग बोर्ड पर भी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने
ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि भाषा किसी धर्म की नहीं है, बल्कि समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। भाषा संस्कृति होती है और समाज की सभ्यगत यात्रा का मापदंड होती है। कोर्ट ने कहा है कि उर्दू भाषा गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बढ़िया मिसाल है और इसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। पहली बार 13 देशों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा हरियाणा विधानसभा, सीएम सैनी करेंगे चर्चा, लीगल एक्सपर्ट रखेंगे राय। लोकसभा ने ट्रेनिंग का सौंपा जिम्मा। हरियाणा विधानसभा से पहली बार 13 देशों के 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के अध्ययन दौरे की मेजबानी कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधान परिषद में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी प्रतिनिधि कानूनी विशेषज्ञ हैं। इन्हें 36वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लोकसभा में प्रशिक्षण के बाद हरियाणा विधानसभा से जोड़ा गया है। लोकसभा ने 6 दिवसीय प्रशिक्षण की जिम्मेदारी हरियाणा विधानसभा सचिवालय को सौंपी है। इस शिष्टमंडल में 13 देशों के संसदीय व न्यायिक प्रणाली से जुड़े 27 उच्च अधिकारी शामिल रहेंगे। जिन देशों के अधिकारी इस दौरे पर आएंगे उनमें कोट डी आइवर, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नाइजर, नाइजीरिया, श्रीलंका, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे शामिल है। इस शिष्टमंडल के साथ लोकसभा में 10 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। यह शिष्टमंडल विधि निर्माण प्रणाली एवं विधान प्रारूपण के लिए भारत के दौरे पर है। झारखंड के हर गरीब की आवाज बनूंगा, जेएमएम का अध्यक्ष चुने जाने के बाद हेमंत सोरेन का पहला रिएक्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वे राज्य के हर गरीब, वंचित और युवा की आवाज बनेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का अध्यक्ष चुने जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात कही। इससे पहले पार्टी के अध्यक्ष का पद उनके पिता शिबू सोरेन के पास था। शिबू सोरेन पिछले 38 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख थे। हेमंत सोरेन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर 2015 से काम कर रहे थे। हेमंत सोरेन को पार्टी के 13वें केंद्रीय अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष चुना गया। वहीं शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया। उन्होंने कहा, आज जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल रहा हूं तो मेरे मन में कई भावनाएं उमड़ रही हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई साधारण पद नहीं, बल्कि झारखंड की जनता के सपनों, संघर्षों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व है। ममता बनर्जी बोली, योगी सबसे बड़े भोगी। इमामों की बैठक में कहा, मुर्शिदाबाद दंगा में भाजपा बीएसएफ की मिलीभगत, बांग्लादेशी घुसपैठी बुलाकर करवाए दंगे। इमामों की सभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यूपी के सीएम योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सबसे बड़े भोगी है। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां नहीं निकालने देते। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कहा, मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लान था। इसमें भाजपा, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए। दरअसल यूपी के सीएम योगी ने बंगाल हिस्सा पर कहा था, बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप है। वो दंगाइयों को शांति दूत कह रही है। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है। ममता ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगाइयों को आजादी दे दी है। जस्टिस बीआर गवाई होंगे देश के 52वें चीफ जस्टिस। 14 मई से संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट का काम। सीजेआई संजीव खन्ना ने नाम की सिफारिश की। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बीआर गवाई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई के भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा है कि मौजूद सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवाई का नाम है, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा। हिमाचल में कभी भी हो सकता है बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान। इस दिग्गज का नाम लगभग तय, बस हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नए कप्तान की घोषणा अब इस सप्ताह के अंत में कभी भी हो सकती है। भाजपा हाईकमान की ओर से इस पर मुहर लगना बाकी है। हालांकि अध्यक्ष की दौड़ में शामिल सभी नेताओं व उनके समर्थकों की धुकधुकी बढ़ गई है। भाजपा में अगले 3 साल के लिए अध्यक्ष की घोषणा की जानी है, इसलिए तैनाती काफी अहम मानी जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अब नए अध्यक्ष की अगुवाई में होंगे। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का दावा मजबूत माना जा रहा है। वहीं 2025 में बनने वाले अध्यक्ष 2028 तक भाजपा के अध्यक्ष रहेंगे। अमेरिका में लागत बढ़ी तो चीन ने चली नई चाल, भारत भेज सकता है माल, सरकार ने उठाया ये कदम। भारत सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी आयात वृद्धि निगरानी समूह का गठन किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका के चीन और वियतनाम जैसे कुछ देशों पर उच्च शुल्क लगाने से ये देश भारत में अपना माल भेज सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अमेरिकी वस्तुओं पर चीन के जवाबी शुल्क से भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों की आवक बढ़ सकती है। वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव एल सत्य श्रीनिवास ने मीडिया से कहा, शुल्क से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताओं के साथ जाहिर तौर पर आयात में उछाल से संबंधित आशंकाएं बढ़ गई हैं। इस पर गौर करने के लिए आयात वृद्धि निगरानी समूह का गठन
गठन किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी असामान्य वृद्धि की सूचना मिलती है तो वाणिज्य मंत्रालय डंपिंग रोधी या रक्षोपाय सेफगार्ड शुल्क लगाने जैसी कार्रवाई कर सकता है। सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 94,000 पार। इस साल 18,327 महंगा हुआ। साल के आखिर तक 1.10 लाख तक जा सकता है। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार सोने की कीमत में उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,387 बढ़कर 94,479 पर पहुंच गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 93,102 थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 373 बढ़कर 95,403 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी भाव 95,030 प्रति किलो पर था। हरियाणा में गिरते लिंगानुपात पर सख्ती, हर जिले में बनेगा डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस सेल। 18 आईवीएफ सेंटर होंगे बंद, एमटीपी मामलों की होगी जांच। हरियाणा सरकार लिंगानुपात को लेकर गंभीर हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीएनडीटी अधिनियम को और अधिक सख्त बनाने तथा लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाया है। इसके तहत अब स्वास्थ्य विभाग हरियाणा पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जल्द ही पत्र लिखकर प्रत्येक जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस सेल के गठन की मांग करेगा। इन विशेष इकाइयों को छापेमारी करने, एफआईआर दर्ज करने तथा अवैध लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए फर्जी ग्राहक भेजने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ और बढ़ाया, जो 245% किया। चीन बोला ट्रेड वार से नहीं डरते। 5 दिन पहले अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया गया था। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार और आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने अब चीन पर 100% और टैरिफ लगा दिया। इसके साथ अमेरिका इंपोर्ट होने वाले चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245% हो गया है। चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नया टैरिफ लगाया है। अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ के ऐलान के बाद चीन ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड वार करने से नहीं डरते। चीन ने दोबारा कहा कि अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन को बातचीत की शुरुआत करनी होगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियोन ने कहा कि अगर अमेरिका सच में डायलॉग और समझौते के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो उसे बेमतलब का दबाव बनाना, डराना और ब्लैकमेल करना बंद करना चाहिए और चीन के साथ बराबरी, सम्मान और आपसी हित के आधार पर बात करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।